नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का राज होने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। आए दिन बिहार में हो रहे हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी को भी सरेआम गोली मारकर अपराधी रफूचक्कर हो जाते हैं। कानून सरकार की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठा और आए दिन बिहार में अपराधी बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। आपको दो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक लालू प्रसाद यादव की, एक नीतीश कुमार की। 20 साल पहले नीतीश कुमार की अगुवाई में कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता में आई थी। नीतीश कुमार अपने शासन के दौरान हमेशा सुशासन की बात करते थे, लेकिन बीते कुछ सालों में बिहार में अपराध में इजाफा हो रहा है। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष अब एनडीए सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर घेर रहा है, सुशासन की सरकार को फेल बता रहा है। बीती रात ऐसी ही एक मामला बिहार की राजधानी पटना में सामने आया, जहां देर रात 11 बजे एक सनसनीखेज घटना ने सूबे को हिलाकर रख दिया। मगध अस्पताल के मालिक और बिहार के बड़े उद्योगपति में से एक गोपाल खेमका की उनके अपार्टमेंट के बाहर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना पटना के गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई, जब गोपाल खेमका अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। उसी वक्त घात लगाए हमलावरों ने सिर में गोली मारी, जिसके मौके पर पहुंचने पर उनकी मौत हो गई। इस वारदात को गांधी मैदान थाना में महज 500 मीटर दूर पर अंजाम दिया गया। फिर भी पुलिस वारदात के 1.5 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। गोपाल खेमका के साथ साथ आए दिन बिहार में सरेआम हत्याएं हो रही हैं। बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही पुलिस का लापरवाही कार्यशैली को लेकर भी कई सवाल उठे। पटना में गोपाल खेमका की हत्या ने कानून व्यवस्था पर ये आपको विजुअल्स हम दिखा रहे हैं जिस वक्त क्लब से बाहर खेमका निकले थे। ये सीसीटीवी फुटेज है जो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। पटना में गोपाल खेमका की हत्या ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार की ओर से अभी भी कानून का राज कायम करने की बात कही जा रही है। आपको दो बाइट सुनवाते हैं, मृत्युंजय तिवारी नेता आरजेडी के और नीरज कुमार नेता जेडीयू के। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था। इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी। उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा।
आपने आरजेडी और जेडीयू का पक्ष सुना। सीधे चलते हैं, हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है जो बिहार से जुड़ा है। हमारे साथ अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से हैं, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हैं और राकेश पोद्दार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सबसे पहले अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। अरविंद जी, जो एक यूएसपी थी नीतीश कुमार की, उनको कहा जाता था सुशासन बाबू। कहा जंगल राज के बाद अगर बिहार की जनता अलग हुई और नीतीश कुमार की तरफ देखा तो कहा साहब नीतीश कुमार मतलब सुशासन बाबू। मैं एक आंकड़े भी अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा एक रिपोर्ट में। क्या हो रहा है बिहार में? अब तो चुनाव है साहब, इस वक्त तो ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए थी। लोग अलर्ट पे रहते हैं चुनाव के समय तो, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इतनी सारी वारदातें पिछले 6 महीने में हुई हैं, जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, यह हत्याकांड दुखद है और जिस प्रकार से अपराधियों ने दुस्साहस किया है, यह सरकार के लिए चुनौती का विषय है। हम इसको चुनौती के रूप में लेते हैं। और इसके पहले भी बिहार में कई हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम अपराधियों ने दिया है। तो उन सभी हत्याकांड में शामिल अपराधियों को राज्य सरकार समय रहते हुए गिरफ्तार किया और आज सलाखों के पीछे है। इसके पहले भी पटना यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर पापिया घोष की हत्या पाटलिपुत्र कॉलोनी इलाके में कर दी गई थी। उस समय अपराधियों का पता भी नहीं चल पा रहा था कि क्यों, कैसे, किन परिस्थितियों में अपराधियों ने प्रोफेसर पापिया घोष की हत्या की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसे चुनौती के रूप में लिया और कहा कि आकाश में हो या पाताल में हम अपराधियों को पकड़ेंगे और सख्त से सख्त कारावास और उनको सजा दिलाएंगे। पापिया घोष हत्याकांड में अपराधी आज आजीवन सजा काट रहे हैं। इस हत्याकांड में भी शामिल अपराधियों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा जाए और जो भी कार्रवाई होनी चाहिए स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, अन्य जो सरकार ने व्यवस्था कर रखी है उसके माध्यम से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे किसी भी मामले में, इनका जो यूएसपी रहा है काम करने का, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी इस तरह के बिहार में अपने 20 वर्षों के शासनकाल में संगठित अपराधियों को फन को कुचल दिया। और संगठित अपराध आज बिहार में नहीं है, यह आपराधिकृत हुआ है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि पहले जो 20 वर्ष के पहले राजनीतिक संरक्षण में जो आपराधिक कांडे हुआ करता था, वो आज राजनीतिक संरक्षण में कोई आपराधिक घटनाएं नहीं घटित हो रही है। हाँ, ये आपराधिक घटनाएं हुई हैं जो दुखद है, और इन सभी कांडों में शामिल अपराधियों को अति शीघ्र पुलिस गिरफ्तार करेगी। स्वयं सभी चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जब शासन के स्तर पर इसको देखा जा रहा है तो कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। इतना जरूर मैं आपको इस चैनल एक जवाब ले लेते हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रोफेसर रंजीत मिश्रा भी हमारे साथ हैं। रंजीत, अरविंद कह रहे हैं कि साहब हम काम कर रहे हैं, जो यूएसपी थी उस पर है, और अगर अपराध हुआ है तो सख्त से सख्त कार्रवाई और सजा दी जाएगी। देखिए, गोपाल खेमका एक बड़े उद्योगपति हैं और दिन दहाड़े पटना के केंद्रीय स्थल में गांधी मैदान का जो इलाका है वो एक तरह से हृदय स्थली है पटना की, और वहां पर दिन दहाड़े इस तरह से हत्या होना, और कोई एक हत्या नहीं हो रही है अभी, आप देखेंगे तो एक सीरीज है जिसमें कि लगातार हत्याएं हो रही है। पटना आसपास का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा लगता है जैसे सुरक्षित नहीं रह गया है। तो अरविंद भाई ये बता रहे हैं कि देखिए, सुशासन बाबू के नाम से शासन करने वाले लोगों के राज में अगर 65,000 हत्याएं हो जा रही है तो ये तो चिंता की बात है ना। तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त हो चुकी है और अपराधी पूरी तरह से बेलगाम है। उन्हें किसी तरह का खौफ बिहार में अपराध करने को लेकर नहीं है। तो इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति यदि रहेगी तो राज्य कैसे चलेगा? तो केवल चिंता जाहिर करने से बीजेपी की तरफ से राकेश पोद्दार जी। राकेश जी, एक बार जवाब दीजिए। कहा साहब यूएसपी थी, सुशासन था, आप अलायंस पार्टनर हैं, आपने भी नीतीश कुमार को पुश किया, सपोर्ट किया, अभी भी आप लोग साथ में ही हैं, लेकिन आज जो स्थिति बिहार की है, खेमका, और ऐसा नहीं पहली बार, ये उनके बेटे की भी मृत्यु इसी तरीके से हुई, हत्या की गई थी, और आज भी हुई और गांधी मैदान के पास हुई है। राकेश पोद्दार जी। देखिए रंजन जी,
जिस बात की आज विपक्ष सवाल उठा रहा है, सुशासन की सरकार है। किसी भी व्यक्ति को इतनी आजादी नहीं है कि हत्या कर ले, बलात्कार कर ले, उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाता है। सुशासन की सरकार, उसे पकड़ने का काम हम करते हैं, सलाखों के पीछे भेजने का काम हम करते हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाता है नीतीश कुमार जी की सरकार में। रही बात जितनी हत्याएं, जितने बलात्कार की बात कांग्रेस के नेता आज कर रहे हैं, अरे भैया, जिनके साथ हैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, जंगल राज की उपाधि सुप्रीम हाई कोर्ट 6 अगस्त 1997 को खुद कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि बिहार में जंगल राज है। हमने 20 सालों में सरकार चलाई है, 20 सालों में सरकार में आज रिपोर्ट है कि 96% बिहार में हम लोगों ने सुधार किया है। अब मैं बात करना चाहता हूं, हमारी सरकार हमेशा तत्पर तैयार रहती है कि जो अपराधी है उसको जेल भेजें। जब भी अपराधी को पकड़ते हैं, कहीं ना कहीं इनके ही राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन से लोग लिप्त पाए जाते हैं। लखीसराय में घटना घटी, गुड्डू यादव कौन था, जब पकड़े गए पता लगा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे। ये जितने भी हैं लोग बिहार में, धार्मिक रूप से हो, चाहे अपराध रूप से हो, चाहे हत्या के रूप से हो, सभी इन लोगों का काम होता है। जब हम पकड़ते हैं, जो भी अपराधी पकड़े जाते हैं, पता लगता है इनके ही समुदाय से घूम रहा है, इनके ही पार्टी के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग ऐसे हत्याएं, बलात्कार के मुकदमे आते हैं। रही बात, मैं काम कहना चाहता हूं, थोड़ा सा पीछे चले। एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि 1990 में 3600 हत्याएं हुई, बलात्कार 850 हुए, अपहरण 4200 हुए, 1992 में 3800 हत्याएं हुई, 950 बलात्कार हुए। तो मैं कहना चाहता हूं कि 2005 तक, पूरे आंकड़े बोलूंगा तो समय लग जाएगा, 2005 तक 26,000 हत्याएं हुई है। कांग्रेस के नेता कान खोल के सुन ले। और बलात्कार 6800 बलात्कार हुए हैं, अपहरण 36,200 अपहरण हुए हैं, डकैती 4280 डकैती हुए हैं। और बिहार के अंदर 8 सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं। चाहे बथानी टोला की बात करें, चाहे आपराधिक गिरोह की बात करें, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार की बात करें, चाहे जहानाबाद नरसंहार की बात करें, चाहे मियापुर नरसंहार की बात करें, हम लोग ने छोड़ने का काम नहीं किया है। और नावकोटी नरसंहार की बात करें, चाहे दलितों की हत्या हुई है, तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हम लोग सुशोभित, कोई भी बलात्कारी हो चाहे डकैती हो, किसी को छोड़ते नहीं है। इनके यहाँ चाहे साहबुद्दीन साहब हो, चाहे और भी इनके यहाँ बड़े बड़े नेता थे जो इनको शोभित, प्रभुनाथ सिंह जी हो, चाहे किनके नाम बताऊं, कितने लोगों का नाम बताऊं। एक तरफ धरत सुभाष यादव ले लो, इनके ही 3 साले थे। साधु यादव ले लो, मिश्रा जी की शादी हो रही थी, पूरी गाड़ियां पटना से लेके गए, चले गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बार प्रोफेसर रंजीत जी एक बार रिप्लाई करिए। ये पुराना आंकड़ा दिला रहे हैं क्योंकि आरजेडी की तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं है आज हमारे साथ, आप उनके साथ अलायंस में हैं और साथ में भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब पहले जंगल राज था, ये उपाधि कोर्ट की तरफ से आई थी, हमने काम किया है और अगर कोई अपराध हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पिछले 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ शासन में है और उसमें 65,000 हत्याएं हो चुकी है। तो किस बात का ये गाल बजाते हैं? ये बात जरा पूछिए इनसे कि 65,000 हत्याएं हो गई, ये किस तरह का सुशासन है? तो वो ले जाते हैं, लेकिन बिहार की जनता ये जो 20, इनको तो इसके लिए अकाउंटेबल ठहराएगी ना। तो उस पर जवाब दें कि इनके शासन काल में ये 65,000 हत्याएं क्यों हुई और दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। कोई उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो ये कैसा बिहार बनाकर छोड़ा है इन लोगों ने? तो ये तो बिहार की जनता पूछेगी ना कि आप तो सुशासन के नाम पर सरकार में आए थे, बिहार की जनता ने आपको सुशासन के नाम पर भरोसा दिया और आप ऐसा सुशासन दे रहे हैं कि दिन दहाड़े व्यक्ति की हत्या हो जा रही है, पटना के गांधी मैदान जैसे इलाके में हत्या हो जा रही है और पुलिस 2 घंटे बाद पहुंचती है। तो ये किस तरह का शासन है? मुझे लगता है कि ये कहने से कि 20 वर्ष पहले क्या हुआ, इनको ये जवाब देना चाहिए कि पिछले 20 वर्ष में क्या हुआ। ठीक है, एक बार अरविंद जी रिप्लाई करिएगा। ये कह रहे हैं साहब आप 20 साल से तो साथ में, उसके बाद भी आप सुशासन बता रहे हैं। देखिए, पहले ही सेगमेंट में मैंने बताया कि आज पिछले 20 वर्षों के दरमियान जो बिहार में संगठित अपराध किसको रंजीत भाई जानते हैं कि पांडव गिरोह,
ये लिबरेशन आर्मी ग्रुप जो सीमांचल कोसी के इलाके में जहां रंजीत भाई का घर है, उन सभी इलाकों में जो गिरोह काम करता था, ये पिछले 20 वर्षों के दरमियान इस तरह के गिरोह अब बिहार में काम नहीं कर रहा है। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि आपराधिक घटनाएं दुनिया के किसी भाग में भी आपराधिक घटनाएं हो सकती है, हो भी रही है। उस पर सरकार कैसे काबू करती है, कैसे नियंत्रण कर रही है, इस बात पर हम लोग गौर फरमाएं और उसको देखें कि घटना के बाद सरकार कैसे काम कर रही है। घटना के बाद सरकारी संरक्षण नहीं मिलता है। जो लालू यादव के साले और राज्यसभा तत्कालीन सांसद सुभाष यादव ने कहा कि जब कोई भी अपहरण होता था बिहार में तो सत्ता शीर्ष यानी एक अन्य मार्ग में अपहरणकर्ता और उसके पीड़ित परिवार के बीच समझौता होता था और उस समझौते के बाद पीड़ित व्यक्ति यानी अपहरित व्यक्ति छोड़ दिए जाते थे। अब कैसे छूटते थे ये बताने की जरूरत नहीं है, सारी खुलासा सुभाष यादव ने कर दिया है। तो उस तरह की आपराधिक घटनाएं आज नहीं बिहार में इस साल चुनाव है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है अरविंद जी कि एक के बाद एक, और जो आंकड़े भी बताया 65,000 हत्याएं हुई हैं लगभग 2.5 साल में। एनसीआरबी का डेटा कहता है क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, एक परसेप्शन था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार इस बात को कहते थे कि जब से हम आए हैं साथ में तब से जंगल राज खत्म हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा इशू है, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है बिहार के अंदर। और अगर चुनाव से ठीक पहले खेमका, जो कि एक प्रख्यात बिजनेसमैन है, हॉस्पिटल चलाते हैं, कॉलेजेस चलाते हैं, और उनकी हत्या हुई, उनके लड़के की भी हत्या 18 साल हुई थी। और गांधी मैदान जो कि सबसे नॉन इलाका है पटना का, उसके पास हत्या होती है। तो क्या इसका असर सीधे चुनाव पे नहीं पड़ेगा? राकेश जी देखिए रंजन जी, हमने कहा कि जिस भी व्यक्ति ने हत्या की, जिस व्यक्ति ने अपराध किया, हमारी सरकार, सुशासन बाबू की सरकार 24 घंटे में पकड़ने की काम करती है। और पकड़ के जब हम जेल के सलाखे में डालेंगे, पूछताछ होगी तो पता चलेगा इनके ही इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा, ये सच्चाई आपके सामने आ जाएगी क्योंकि जब पकड़े जाएंगे। और एक कहते थे अभी हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के कि 65,000 हत्या, कौन सा डाटा बता रहा है, कौन सा डेटा बता रहा है? बिहार की जनता को मिश्रा जी गुमराह मत कीजिए, बिहार की जनता सब जानती है। और मैं जो बोलता हूं बिल्कुल डेटा के साथ बोलता हूं। जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पे मैंने बोला हूं, मैंने नहीं बोला, जज का जजमेंट है। जस्टिस वर्मा ने अपना रिपोर्ट पेश किया था बिहार के अंदर, उस पे हमें बोल रहा हूं। आप 65,000 बता रहे हैं, आप बता दीजिए कि 65,000 है तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, राजनीति छोड़ देंगे, गुमराह मत कीजिए। रंजीत मिश्रा जी एक बार बता दीजिए, वो राजनीति छोड़ने को तैयार है। आपने जो आंकड़ा दिया उसका कुछ प्रूफ हो, प्रेजेंट कर दीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसका रिपोर्ट है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस आधार पर राजनीति छोड़े तो इनके सबसे शीर्ष नेता को ही राजनीति छोड़नी होगी। 2014 में जब वो आए थे, सुनिए राकेश जी जरा बात सुनिए, राकेश जी जरा बात सुनिए, बिहार की मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, चिल्लाने से काम नहीं होगा आपका, नहीं चिल्लाने से काम नहीं होगा आपका। आप जरा सुनिए 2 मिनट सुनिए। हमारे पास जस्टिस वर्मा कमीशन का रिपोर्ट है, सुनिए जस्टिस वर्मा कमीशन का रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए ऐसा है कि आपके दीजिए फिर मैं बात करूंगा। है सुशासन की सरकार। एक मिनट राकेश जी, आपने एक सवाल उठाया है, आपने एक चैलेंज दिया है, उनसे कहा है कि वो प्रूफ करें डाटा पे। एक बार उनको बोलने दीजिए रंजीत जी। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस आधार पे ये राजनीति छोड़ेंगे तो इनके सबसे बड़े नेता जो हैं, जिन्होंने 2014 में आते ही कहा था कि स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, ठीक है, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो उस आधार पे तो, जिसको इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाद में कह दिया कि ये हमारा चुनावी जुमला था, तो उस आधार पे तो इनके सबसे शीर्ष नेताओं को राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, जो बिहार की जनता को बार बार ठग रही है, देश की जनता को बार बार ठग रही है। आपको ध्यान होगा कि बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात इन्होंने कई बार की, आदरणीय नीतीश जी ने भी कई बार मांग की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 11 साल से केंद्र में बैठी है, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रही है? हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश जी तो इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दीजिए,
आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया? तो बिहार के साथ बार बार इनका सौतेलापन क्यों दिखाई देता है? और जब नीतीश जी इनसे अलग होते हैं तो उनके डीएनए पे सवाल खड़ा कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा ये बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझती है, और इसीलिए ये जो सुशासन का दावा ये लोग करते हैं ना, उसकी पोल खुलती है इन चीजों से। और हर दिन आप ये देखिए कि आप खुद ये आंकड़े दिखाते हैं कि कभी पटना में, कभी बक्सर में, कभी मुजफ्फरपुर में हर दिन घटनाएं हो रही है। तो किस बात का ये लोग इतना गाल बजाते हैं? इससे बेहतर होता कि ये जो सरकार अचेत अवस्था में है वो कानून व्यवस्था पर ध्यान देती, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करती, और ये जो दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है इसको रोकने का प्रयास करती। बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा, बल्कि छोटी छोटी घटनाएं जो जहां होती है उन पर भी ध्यान रखना होगा। राकेश जी, और जब जवाब पटना जैसे शहरों में, पटना के हार्ट कहे जाने वाले गांधी मैदान में इस तरह से हत्या होती है, अभी 2018 में उनके बेटे की हत्या हो गई, और कई तो अरविंद भाई भी आपको ठीक है। बता रहे थे पापिया घोष इत्यादि राकेश जी, एक बार हत्या आप का। जवाब तो इस दे दीजिए, तरह फिर की जाता हूं घटनाएं अरविंद हो जी के रही पास। थी, इसमें ये इतना कैसे खुश हो रहे हैं? राकेश जी, देखिए रंजन जी, आपके सवालों का जवाब नहीं दिया ना। इन्होंने डेटा बताया, किसका रिपोर्ट है, किसने बोला, कहां बोला, इनका डेटा है, महागठबंधन का डेटा है। ये लोग अपने आप से बनाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने आप से डेटा बनाते हैं। अब रही बात, इन्होंने आरोप लगाया 2014 के बाद विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। तो देश के प्रधानमंत्री ने बिहार में 51 बार गए हैं, 52 बार अभी 5 दिन के बाद पहुंचने वाले हैं। लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। रही बात नौकरी की बात करें तो हमारी सरकार ने लगभग देश के अंदर 4.5 करोड़ नौकरियां भी दी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। बात रही, इन्होंने कहा हर आदमी के खाते में 15 लाख आएगा, तो हम लोग ने दिया है, बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3 लाख रुपए गए। प्रधानमंत्री शौचालय के माध्यम से हम लोगों ने लोगों का शौचालय बनाया। प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाया 5 लाख का, किसी का 10 लाख का बना। जो बुजुर्ग हैं 70 वर्ष के बुजुर्गों के बाद बताइए भैया, तुम 15 लाख के लिए रो रहे हो, हम लोग 15 लाख से ज्यादा उनकी स्वास्थ्य की चिंता की, उनकी आवास की चिंता की, जन कल्याण योजना के तहत उनके घर राशन पहुंचाने की चिंता की, उनके शौचालय बनाने की चिंता की, उनको सड़क बनाने की चिंता की। हम लोगों ने काम किया है और हमेशा देश के प्रधानमंत्री बिहार को विकसित देखना चाहते हैं। ये विकसित अटल जी का सपना को साकार करना चाहते हैं मिश्रा जी, और प्रधानमंत्री लगातार बिहार इसीलिए आते हैं। आप बताइए, कांग्रेस के नेता हैं आप। हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी निर्मल कौर साहब भी जुड़े। सीधे चलते हैं निर्मल कौर जी के पास। आपको आवाज मिले निर्मल सर मेरी? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। नमस्कार। नमस्कार, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। मैम, ये जो स्थिति है बिहार की, क्या ये रिटर्न ऑफ जंगल राज माना जाए, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर माना जाए, बड़ी हत्या है? देखिए, बिहार में बात यह है कि यहाँ पर दशकों तक बहुत ही कुछ एक ऐसा स्थिति बना दी, या एक संस्कृति ऐसी बना दी, कार्य संस्कृति, प्रशासनिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, कि थोड़ी सी सिस्टम में कुछ डिफेक्ट्स टाइप के आ गए। परंतु बीच बीच में देखिए, अभी तो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अभी दरभंगा में देखिए एम्स का शिलान्यास हुआ, 1 साल लगभग हुआ। डीएमसीएच में इतने पैसे दिए गए। दरभंगा में नया एयरपोर्ट के लिए काफ़ी उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। स्कीम्स तो काफ़ी आई हैं, आयुष्मान स्कीम्स बहुत चली है। और ये देखिए जो है अपनी जो, जैसे देखिए जो माइनॉरिटी को लोन देते हैं, हर जिला में कम से कम 200 लोग लोन उठा रहे हैं अपने नाम से, कभी भाई के नाम से, कभी भतीजे के नाम से। सबसे बड़ी समस्या मेरे ख्याल से इस सब जो बिहार फेस कर रहा है वो ये है कि जो इनविजिबल एनिमी है। इनविजिबल एनिमी कैसे? बांग्लादेश से लोग आते हैं, कभी नेपाल के रास्ते, कभी कहीं से, फारबिसगंज, अररिया, ये जो इलाके हैं अपने, किशनगंज, पूर्णिया, इधर तक देख लीजिए, मुजफ्फरपुर, पूरे इलाके हैं। इनमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वो जनसंख्या उन लोगों की जो बाहर से, इवन दरभंगा भीगो में अभी हुआ कि 250 फैमिली आई और 7 दिन में उनका पता ही नहीं लगा। तो ये जो लोग आते हैं, जो लोकल सिस्टम इनको एब्जॉर्ब करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नॉर्मली इनके लिए लोग, इनको या तो वो जो माफिया इनको लाता है, रिक्शा चलाने में लगा देता है, और या तो फिर मतलब ऐसे कोई ना कोई काम इनको दिला देता है। इवन महिलाओं को घर के काम मिल जाते हैं। और क्योंकि कोई इकोनॉमिक बाइकआउट तो है नहीं,
ऐसा नहीं कि अगर हम सोचते कि ये बाहर से आए हैं, विदेशी हैं, हाँ। घुसपैठिए हैं, मतलब मैम, गैर न्यायिक तरीके से आए हैं, ये तो हम लोगों की इकोनॉमी जो है, ठीक है। बिहार की जो इकोनॉमी है, मैं ही जानना चाह रहा हूं, इकोनॉमी उस कारण से एक बहुत होता है सफर कर कि रही है। आप क्रिमिनल्स हायर करते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसके लिए बिहार पर एक क्वेश्चन मार्क लगता था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, खेमका मर्डर देखने में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लगता है, कोई ऐसा नहीं कि कोई आया आदमी मार चला गया, बहुत दिमाग से प्लानिंग के साथ मारा गया और मोटो था मारने के पीछे। जी देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है निश्चित यहाँ तो कहते थे क्या इंडस्ट्री है भाई, क्या इंडस्ट्री है उत्तर बिहार में, बोलते हैं कि इंडस्ट्री है किडनैपिंग। ये चीज हम 30 साल 40 साल पहले सुनते थे। हाँ। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो है और उसके नए नए रूप भी विकसित हुए। जैसे कि मैं बताती हूँ, अब ये आउटसोर्सिंग का जमाना है ना। पहले होता था कि एक ही गैंग किडनैप करने से लेके अंत तक, रैंसम लेने से लेके अंत तक लौटाता था। अभी किडनैप कोई और गैंग कर रहा है, फिर वो उसको सेल कर देता है किसी को, फिर रैंसम कोई और मांगेगा, फिर अगर वो नहीं पटता तो वो आगे फिर सेल कर देता है जो बेचारे शिकार है उसको। तो अब ये इनके नए नए रूप सामने आ रहे हैं। बट ऑर्गेनाइज क्राइम अभी भी है, परंतु वो और जगह पे भी है, ऐसा नहीं कि खाली बिहार में है। बिहार में थोड़ा सा क्योंकि प्रशासनिक जो है इस तरह का ढांचा हो गया या इस तरह की संस्कृति हो गई है कि बहुत कड़ा एक्शन नहीं ले पाते, बहुत कड़ा, मतलब सिस्टम में वो टाइटनेस। मैम सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए आप सभी मेहमानों को रुकूंगा, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम जन सरकार। बदलाव हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, जरूरत भी है। हर सोच, हर कदम, हर फैसले में छिपा है हमारा कल, जहां सच सिर्फ सुना नहीं देखा भी जाएगा। न्यूज इंडिया 24/7 के इस मंच पर आपकी आवाज को मिलेगी सच की ताकत और उस ताकत की बुनियाद से बदलेगा हमारा देश। बदलाव के इस सफर में जुड़े हमारे साथ। देश बदल रहा है, चैनल बदलिए। न्यूज इंडिया 24/7, राष्ट्र की आवाज। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे चलते हैं अपने पैनल की ओर। निर्मल मैम, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, बताइए मैम। बात हो रही थी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर, आप कंटिन्यू करिए। जी हाँ, हम कह रहे थे कि जो संगठित अपराध है ये एक बहुत ही भयानक, मतलब हर जगह होता है। इनफैक्ट मकोका, जिसमें कि संगठित अपराध का बेसिक वो है, मकोका तो मुंबई महाराष्ट्र का एक्ट था, मुंबई का एक्ट था। हाँ। तो मुंबई में भी संगठित अपराध, जो एक्ट भी शुरू में जो संगठित अपराध को डील करने के लिए बना, वो महाराष्ट्र से शुरू हुआ। तो बिहार उसमें पायनियर नहीं है, परंतु बहुत बहुत अधिक, मतलब काफी संगठित अपराध यहाँ होता है। अन्य राज्यों में भी होता है, पर यहाँ कुछ और ही, मतलब क्योंकि जंगल हैं, बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं, तो महाराष्ट्र या मुंबई की तरह उतना छोटा उसमें नहीं रहता। दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। किसी को किडनैप किया, कहीं से ले गया, कहीं मारा, कहीं और जाके रैंसम कहीं और लिया। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि एक विशिष्ट, एक कैरेक्टर, एक खास किस्म का चरित्र यहाँ के ऑर्गेनाइज क्राइम को प्रदान करती हैं। तो जंगल राज है कहना, तो मतलब जंगल राज तो और जगह भी है, परंतु मेरे ख्याल से नियम यहाँ पे कहते हैं कि आप मुझे आदमी का चेहरा दिखाइए, मैं आपको नियम बताता हूँ। रूल ऑफ लॉ नहीं है। मतलब रूल ये ऐसा है कि अगर आप, मतलब आपका काम करना है तो कर दिया जाएगा, नहीं करना है तो नहीं किया जाएगा। ठीक है राकेश जी, क्या ये आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं एक बार। राकेश जी, क्या इसका इंपैक्ट चुनाव पे नहीं पड़ेगा? लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, ये 2-3 बड़े इश्यूज हैं बिहार के।
और अगर नीतीश कुमार और बीजेपी खड़ी होती है साथ में, तो वो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करती है कि साहब अगर आप आरजेडी को चुनेंगे तो जंगल राज वापस आ जाएगा। क्या ये जंगल राज नहीं है? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जितने भी अपराधी हैं, जितने अपराधी तत्व लोग हैं, हम वो लोग उनको बख्शते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। रही बात, आपने रिटायर्ड आईपीएस से आपने पूछा ही, इन्होंने कहा कि बिहार में पहले कितने अपराधी तत्व जैसे थे और अपराधी जानबूझकर अपराधी होता था, लेकिन हमारी सरकार में हम अपराधी करने वाले लोगों को पकड़ने का काम किया, जेल में डालने का काम किया। आज पटना बेऊर जेल चले जाइए, अपराधियों से भरा हुआ है। हम लोग ने ठूस ठूस के भर दिया है। हम लोग हमेशा सुशासन की सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। उनको जंगल राज दिख रहा है। उनका जो चश्मा है देखने का, खुद जंगल राज में थे, अपराधी वो थे, हत्यारे वो थे, बलात्कारी वो लोग थे, और उनको उसी चश्मे से आज हम लोग हमारी सरकार को देख रहे हैं। तो हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से, मैंने कहा कि आने वाला समय में जितने भी अपराधी, आज गांधी मैदान में घटना घटी, इसमें दुखनीय है, दुख भरा बात है, लेकिन हम उन्हें पकड़ने का काम करेंगे। मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी वरिष्ठ आईपीएस रिटायर्ड हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने बिहार को बड़ा नजदीक से देखा है। उनसे पूछिए कि 1991 में डुबरी नरसंहार होते 21 दलित को मारा गया, उस समय में ये लोग कहाँ थे? कैसी बातें करते हैं? तो पता है कि कौन सी हमारी सरकार ने ऐसे किसी दलितों पे हत्या हुई? मैं छोटी सी बात 1997 में लक्ष्मणपुर बातें थोड़ा की बात करना चाहता हूं, जो 58 दलितों की हत्या हुई। इस सारा डेटा के साथ मैं बोल रहा हूं, लेकिन इन लोगों के पास नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन के नेता हैं, उनके पास कोई डेटा नहीं है। खुद निकालते हैं, अपने पिताजी से पूछते हैं और आके बोलने लग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, एक बार मिश्रा जी से पूछिए कि आपका नेता कौन है, तो कहेंगे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लगातार वो 28-30 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। जंगल राज के प्रतीक माने जाते हैं, अपराधी प्रतीक माने जाते हैं। अभी पैरोल पे चल रहे हैं, उनकी तबियत खराब है, कभी कहते हैं किडनी मेरी खराब है, कभी तबियत खराब है। तो जनता जानती है कि ये लोग जंगल राज वाले, और कहते हैं कि छाती तान के बोलते हैं कि हमने अपराधी नहीं किया। अरे भाई, कोर्ट तुमको जेल में भेजा हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव बोलते पटियाला कोर्ट से 2012 से लगभग नौकरी, जमीन के बदले नौकरी देने का काम इन्होंने किया था। उस समय में उस जमानत पे चल रहे हैं। राबड़ी देवी जी जमानत पे चल रहे, मीसा भारती जमानत पे चल रही है। तो इनके पूरे के पूरे परिवार जमानत पे चल रहे हैं। वो आज हमें बिहार की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की बात करिए। कांग्रेस आज नेता बैठे हुए हैं, मैं 1 मिनट समय लेना चाहता हूं। कांग्रेस ने बिहार को दिया क्या? आज बड़ी बड़ी बातें मिश्रा जी कर रहे हैं। मिश्रा जी सुन लीजिए, 140 साल का इतिहास है आपका, और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को बनाए थे बिहार से बैस समाज को, उसको भी आपने निकाल कर बाहर फेंका। दूसरी, रंजीत जी एक बार जवाब दे दीजिए। 2 सवाल उठाए हैं, एक आरजेडी पर और अब कांग्रेस पर, तो जो कांग्रेस वाला पार्ट है उसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए, राकेश जी के ये तमाम दलील से बिहार की जनता सहमत होने वाली नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस ने देश को आजाद करने से लेकर देश को विकसित करने का काम किया है। हमने देश को जोड़ने का काम किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहती है। कांग्रेस के रहते ये अपने तोड़ने के मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है और 11 साल में उस बने हुए ताने बाने को इन लोगों ने कमजोर करने की कोशिश की है। अलग अलग समुदायों के बीच इन्होंने जिस तरह का जहर बोया है, वो आने वाले समय में उसका नुकसान दिखेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम कांग्रेस की बराबरी ना करे, कांग्रेस से तुलना ना करे, क्योंकि जब हम लोग देश को आजादी दिला रहे थे तो इनके लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उनके तलवे चाट रहे थे। तो कम से कम कांग्रेस की बराबरी तो भाजपा सोच भी नहीं सकती है। दूसरी बात आप ये देखिए कि ठीक है, आ रहा हूं, एक बार निर्मल कौर जी के पास जाएंगे। निर्मल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? रंजन जी, मैं एक जवाब देना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो मैं एक जवाब दूंगा। आ रहा हूं। एक बार निर्मल जी को फिर से जोड़ देते हैं। निर्मल जी, ये एक राजनीति की बात है, राजनीतिक बहस आपस में चलती रहेगी। आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं, रुक जाइए, बहुत समय आपको भी दे। एक बार निर्मल जी के पास। निर्मल जी, इसका उपाय क्या है? पार्टी आएंगी, सत्ता में आएंगी, वापस चली जाएंगी। आज जो पक्ष में है वो विपक्ष में बैठेगा, विपक्ष वाला पक्ष में बैठेगा। लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन मार्क लॉ एंड ऑर्डर पर आज से 25 साल पहले था, वो आज के दिन भी सेम है।
हो सकता है ग्राफ चाहिए या अपनी गाल बजाएंगे। आज भी खुलेआम अगर हत्याएं हो रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर कहां है, पुलिस कहां पर है? मान लीजिए नेता राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए पूरी तरह से निर्मल जी से मेरा सवाल है, आ रहा हूं रंजीत जी। निर्मल जी, देखिए बात यह है कि राष्ट्रहित को हमें राजनीतिक हित से ऊपर रखना चाहिए, जो कि ये जो छोटी नजर वाली है जिसे शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं ना अंग्रेजी में, मयोपिया हुआ है सब राजनीतिक दलों को। ये लोग वोट के लिए कुछ भी कर लेंगे, चाहे उससे देश कितना ही बर्बाद हो, कुछ भी कर लेंगे वोट पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो राष्ट्रहित कोई नहीं सोचता है, सिर्फ लोग अपने व्यक्तिगत हित, राजनीतिक हित और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे रहते हैं। जब विकास तब तक नहीं होगा जबकि विकास के कुछ सर्टेन ऐसा एजेंडा ना हो जो कि कंटिन्यूटी में बना रहे। एक सरकार आए, दूसरी आए, किसी पार्टी के आए, किसी की जाए, उससे मतलब नहीं हो। एक कॉमन मिनिमम एजेंडा हो कि हमें देश का विकास, राष्ट्र हित में ये कार्य तो करना ही करना। अगर हम राष्ट्र की सिक्योरिटी से खेलते हैं, जो कि अभी कई सरकारें खेलती हैं, या हम खाली वोट के लिए लोगों को ले जाते हैं अपने देश में, और या फिर वोट बनाने के लिए कुछ भी करते हैं, जो कि कई इस तरह के काम हो रहे हैं जो कि राष्ट्रहित के बिल्कुल विरुद्ध है। हम जा के बाहर बोलते हैं कि हमारे देश में ये गलत है, वो गलत है। भाई कुछ गलत है तो यहाँ बैठ के ठीक करो ना। कुछ गलत नहीं भी है, एक बड़े से नेता ने जाके ऑक्सफोर्ड में बोल दिया कि आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाए भारत पर। अरे तुम भी तो भारतीय हो, इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर रहा था। एक और मैंने पढ़ा था, इनका ये जो पहले जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, कोई बंगाली, क्या नाम है, किशोर सब, अभी मैं याद करके बताती हूँ। उन्होंने वहाँ जाके बराक ओबामा ने, यहाँ से वो इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। वो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर चले गए कहीं बाहर हार्वर्ड वगैरह में या कहीं और, फिर वहाँ से चले आए इकोनॉमिक एडवाइजर, कौशिक बासु उनका नाम था। वो चले आए इकोनॉमिक एडवाइजर बन के मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में, भारतीय सरकार के। इसके बल पे वो स्प्रिंग बोर्ड कर गए, वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर बन गए। ठीक है, आप बन गए, आपने अपना करियर ठीक रखा। जब ओबामा को आना था मोदी सरकार के उसमें, और वो उनको बुलाया गया 2 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, जो भी, वो वहाँ गए, वॉशिंगटन में वो थे वहाँ पर वर्ल्ड बैंक में, और वहाँ से वो ओबामा से मिलने गए जो तब तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और वहाँ जाके उन्होंने दुनिया भर की बुराइयां की ब्रीफिंग के नाम पे। ओबामा से उन्होंने सिर्फ ब्रीफिंग, ओबामा ने ये मांगी थी कि आप वहाँ की आर्थिक आकलन दीजिए। और राकेश जी आ रहा हूं मैम, एक बार राकेश जी को जोड़े। राकेश जी, अगर चुनाव है, चुनाव का मौसम है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष सवाल उठाए गए, और अब तक कोई ऐसा ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। देखिए, विपक्ष लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है, उनका सवाल उठाना अधिकार है, इस बात से मैं दोहराई नहीं है, उनका अधिकार है। लेकिन अधिकार ऐसा नहीं है कि आप गुमराह कीजिए। मैंने कहा कि पलायन शब्द, जंगल राज की शब्द तो मैडम हमारी निर्मल कौर जी, पुराने हमारे बिहार को इन्होंने देखा है। और जब मैं बच्चा था तो हेंटर वाली मैडम से इनको हम लोग जानते थे, इनके नाम से लोग नाम से कांपते थे समय में। और रिटायर हुई, डीजीपी से रिटायर हुई झारखंड से, जब बिहार और झारखंड अलग अलग हो गया, तो मैडम को तो बच्चा जानता बिहार का। हम लोग तो बच्चे थे उस टाइम, आज तो सौभाग्य में उनके सामने बैठा हुआ हूं। और रही बात, मैं कांग्रेस की बात करता हूं, कांग्रेस ने पलायन शब्द दिया। इनके 18 मुख्यमंत्री बने रंजन जी, 18। एक मुख्यमंत्री सिर्फ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, कृष्ण बाबू। 17 मुख्यमंत्री ने इनके कार्यकाल पूरा नहीं किया, कोई 17 दिन, कोई 4 दिन। सतीश बाबू तो 4 दिन के मुख्यमंत्री बने, भोला शास्त्री 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। और मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों का गुलाम था। आज स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से रंजन जी जनता को बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस का नींव रखा गया, कांग्रेस का जो पत्थर रखा गया, उसके रिटायर्ड 6 ऑफिसर, ब्रिटिश सरकार के रिटायर्ड 6 ऑफिसर जॉर्ज जैसे लोगों ने रखने का काम किया। हमारे डीजीपी साहब बैठे, उनसे पूछिए, सच्चाई है, सत्य बोलता हूं। लेकिन ये लोग लूटा है देश को, रंजीत जी एक बार लूटा है। पलायन भी तो इन्होंने किया, रंजन जी, पलायन शब्द भी इन्होंने किया। 17 मुख्यमंत्री, प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी, आरोप सीधे कांग्रेस पर, एक बार रिप्लाई करिए। बने बिहार में, बोलिए रंजीत जी, आपका वक्त है। 18 इनके, 18 का 18 पलायन। इनके पास बिहार के देने के लिए कुछ नहीं है, और पार्टी में तो दिया ही नहीं है। सीताराम केसरी की धोती खोलकर भगाए बिहार के लोगों को। और एक इन्होंने मात्र बिहार में कार्य समिति की बैठक की है 140 साल के इतिहास में, ना पार्टी ने दिया, ना सरकार में। प्रोफेसर रंजीत जी, आपको आवाज मिल रही है, गंभीर आरोप लगाए राकेश जी ने आपके ऊपर। देखिए रंजन जी, बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा। एक बात समझिए, ये तो हमारे 17 मुख्यमंत्रियों की सूची बता रहे हैं।
अब इतने अपने को बड़े पार्टी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, आज तक बिहार में एक भी मुख्यमंत्री इनका बना क्या? क्यों, कैसे बनेगा जब ये कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर इतनी लापरवाही से बात करेंगे तो बिहार की जनता इन पर क्यों भरोसा करेगी? दूसरी बात, एक बात समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, वो कोई विदेशी नहीं थे, भारतीय थे। तो इन लोगों का, अरे एक बात बताइए रंजन जी, कि जिस विचारधारा को अपना राष्ट्रीय तिरंगा लहराने में 52 वर्ष लग गया हो, 52 वर्षों तक जिस विचारधारा ने राष्ट्रीय तिरंगा नहीं लहराया, वो यहाँ टेलीविजन चैनल पे बैठ के राष्ट्रवाद पे भाषण देंगे? तो भारतीय जनता पार्टी की असलियत को बिहार की जनता पूरी तरह से जानती है। एक बात समझ लीजिए, ये बेरोजगारी की बात करें तो 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी है। बिहार के युवक अभी पलायन को मजबूर है। ये अपना डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बताते रहे। राकेश जी बताएं कि बिहार में एक भी उद्योग ये क्यों नहीं लगा पाए? मोदी जी तो जाते थे और कहते थे कि मोतिहारी में चीनी मिल चालू कर देंगे और उसी चीनी से चाय पी कर आएंगे। कहां गया उनका वो चाय पीना और कहां गया वो बड़े बड़े वादे? तो जो इन लोगों ने कहा पिछले कई दशकों से, एक को भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। अब बिहार की जनता इनसे पूछती है कि जब आपके पास सारे साधन रहे, डबल इंजन की सरकार रही, तो बिहार में एक भी उद्योग क्यों नहीं लगा? तो उसका हिसाब देना पड़ेगा ना इनको। 20 वर्षों में इन्होंने कोई काम नहीं किया। कुछ पुल बनाए वो भी 2-4 महीनों में बह गया। क्या वो वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए? क्योंकि चुनाव में विपक्ष पूछेगा कि जो चीनी मिल वाला मुद्दा था, कई लोगों ने उठाया। लेकिन प्रशांत किशोर को भी सुन रहा था, उन्होंने भी ये बात कही कि चीनी मिल कहां है। राकेश पोद्दार जी, इनके सवालों का जवाब मैं देता हूं। अभी देश के प्रधानमंत्री आए, एनटीपीसी के माध्यम से औरंगाबाद में बिजली उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं। HCPCL के माध्यम से हम लोगों ने बेगूसराय में लगाया। बरौनी खाद उर्वरक जो कारखाना बंद था, इन लोगों ने बंद किया, उसको चालू हम लोगों ने करवाया। और बक्सर में अभी कोका कोला की एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। हाजीपुर में भी आप SBCL के माध्यम से वहां भी इंडस्ट्री लगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने काम किया धरातल पे और बिहार को बदलने का काम किया। रंजन जी, अगर हम लोग ने काम नहीं किया होता तो 20 सालों से बिहार की जनता अपना आशीर्वाद रंजन जी हम लोगों को नहीं देती। इसीलिए बिहार की जनता दे रही है कि इन्होंने चाहे जीविका के माध्यम से महिलाओं को जोड़ना हो, चाहे पिंक टॉयलेट बस बनाने की बात हो, पिंक टॉयलेट बस दे के हम लोगों ने उनका टॉयलेट बस बनाया, पिंक बसें बनाई, कंडक्टर उनके रखे। उसके बाद हम लोगों ने बिहार में काम किया। और मैंने कहा है, हमारे सीनियर IPS यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बिहार को बड़ा नजदीक से देखा है। उन्होंने अपने स्पष्ट रूप से आपको दिखाने की बात कही। तो मैं कहना चाहता हूं, इनके पास कोई नेता नहीं, ना नियत है, नेता है। और हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम लोग लगातार 20 सालों से मानते हुए आ रहे हैं। तो हमारा मुख्यमंत्री वही है, चिंता मत कीजिए मिश्रा जी, हमारा मुख्यमंत्री वही है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री वही बनेंगे जनता के आशीर्वाद से। रही बात विषय बिहार में पलायन की, पलायन तो मैंने कहा कांग्रेस ने आ रहा हूं, एक बार निर्मल जी के पास मैम, क्या तो इन लोगों आप के पास डीजीपी कोई रही नेता है नहीं है। निर्मल जी के पास रंजन जी, आ रहा हूं, एक मिनट सर, आ रहा हूं, एक बार निर्मल जी के पास। निर्मल जी, आप क्योंकि आपने सर्व किया इतने लंबे समय तक बिहार झारखंड में, क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है महकमे पर, इस कारण जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिगड़ता है? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर की बात नहीं है, वो हम तो देखते हैं कि अफसर खुद ही ओबलाइज करने के लिए एक दूसरे की खींचतान करते रहते हैं कि किस प्रकार हम ओबलाइज करें, अपनी सुख सुविधाएं किस प्रकार पाएं। तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो स्वयं ही लोग चाहते हैं कि किसी तरह हम अच्छी गुड बुक्स में रहे, अपने आप को इनग्रेशिएट कर ले। जो पावरफुल व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, सत्ता पक्ष तो बहुत ही मेन है, पर वो जो मतलब वक्त बेवक्त के लिए जो विपक्ष के भी कुछ ऐसे नेताओं को जिनको वो सोचते हैं कि इनका भविष्य है, उनको भी ओबलाइज करने में लगे रहते हैं। तो राजनीतिक दबाव, मतलब राजनीतिक लोगों के कार्य मजे में होते हैं, ये तो सच है, पर उसके लिए आज के माहौल में उनको विशेष दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने लोग हैं जो एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं कि किस तरह हम राज सत्ता को ओबलाइज करके अपना जो व्यक्तिगत करियर है उसमें आगे बढ़े। मतलब गर्दन काटने को तैयार रहेंगे अपने बैचमेट का या प्लस। जी, आप क्योंकि वक्त कम बचा है, आप कुछ एडवाइस, इतना समय का एक्सपीरियंस है आपके पास, आपकी एडवाइस महकमे को और पॉलिटिशियंस को, जिसमें आने वाले समय में कुछ तस्वीर और बदले बिहार की। देखिए, विकास का एजेंडा लेके सब चलते हैं, पर विकास को मतलब
आप मेहनत करके लोगों से प्रोडक्टिविटी लीजिए, मेहनत कराइए। इंडस्ट्री जैसे लगी, अब बात चीनी मिलों की हो रही थी, अरे कैसे खुलेंगी? हम तो 40 साल से देख रहे हैं, सकरी में कहाँ से 40 साल से मिलें बंद है, छपरा में कितनी मिलें बंद है, चीनी मिल बंद है, कुछ भी पलायन तो मतलब 40-50 साल से पंजाब में लोग जाते हैं बिहार के काम करने, इवन और इंटेलेक्चुअल लोग तो जाते ही हैं जो बड़े आईटी इंडस्ट्री वगैरह में है, पर बिना पढ़े लिखे लोग भी मजदूर के रूप में जाते हैं जगह जगह, मद्रास से लेके उत्तर भारत कहीं भी जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, परंतु अगर ईमानदार अगर टॉप पर कोई ईमानदार है तो अच्छा मैसेज जाता है और उससे व्यवस्था सुधरती है, इसमें कोई शक नहीं। तो वर्तमान जो नीतीश कुमार की जो छवि है एक ईमानदारी वाली, उससे काफी हद तक नियंत्रण में है चीजें, और यही होगा कि राष्ट्रीय हित जरूर रखा जाए सामने, चाहे वो अफसर हो चाहे वो नेता हो। रंजीत मिश्रा जी, दो चीजें हैं, एक बिहार में जो लालू राज था और उसके बाद नीतीश और बीजेपी का राज। जब जब चुनाव आता है तब तक बीजेपी और नीतीश कुमार उस जंगल राज की याद दिलाते हैं। वो भी एक स्विंग वोटर बैठा हुआ है जिसने वो समय देखा है, पढ़ता है उसके बारे में, यूट्यूब पर देखता है। तो क्या ये जो घटनाएं हुई हैं ये विपक्ष के लिए एक बाण है कि नहीं साहब, आप बताते थे जंगल राज है, आज कोई सुशासन नहीं है, ये भी जंगल राज है? जी जंगल राज देखिए, एक बार मेरा सवाल रंजीत जी से। नहीं, ये रंजन जी, ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई एक घटना नहीं हो रही है। आप तो मीडिया में हर दिन कवर करते हैं कि शहर बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है, लेकिन घटनाएं वही रहती हैं। तो पटना में दिन दहाड़े हत्या हो कि बक्सर में हो कि मुजफ्फरपुर में हो या राज्य के अन्य हिस्सों में हो, हर दिन आप रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये कैसा सुशासन है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। राकेश जी, सुशासन का दावा तो नहीं करें राकेश जी। घटना वही है, सिर्फ और सिर्फ जगह बदल जाती है। राकेश पोद्दार जी, देखिए मैंने तो कहा कि हमारी सरकार सुशासन किया और मैंने इनको एक डेटा दिया, उस पे तो इन्होंने अपना 65,000 का डेटा नहीं दे पाए आपको, और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हत्याएं हो रही, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। सिर्फ इन लोगों का गुमराह करना इनका पैसा है। और मैंने कहा कि मैंने जितने भी डेटा दिया सार्वजनिक रूप से पटल पे रखा हुआ है, और चाहे हाई कोर्ट में हो चाहे किसी कोर्ट में हो, मैं डेटा के साथ बोला। इन्होंने कहा 65,000 हत्याएं हुई, एक भी डेटा आपके सामने पेश कर दे, किसका रिपोर्ट है, किस कमीशन का रिपोर्ट है, किस एनसीआरबी का रिपोर्ट है, किसी का नहीं है। ये सिर्फ बोलने से होता है। हमने कहा जो भी घटना घटी, हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। अब प्रशासनिक मैडम बैठी हुई है, इनको पता होगा कि पकड़ने में नीतीश कुमार सुशासन बोलना बंद कर दीजिए राकेश जी, अब तो कम से कम सुशासन बोलना बंद कर दीजिए। ये कैसा सुशासन है? जनता का आशीर्वाद है, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, सुशासन कहने के लायक बनाया है, इसीलिए हम सुशासन की सरकार कहते हैं। मिश्रा जी, हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, फिर जनता आशीर्वाद देगी, इसके लिए चिंता मत कीजिए। इसकी चिंता जनता करेगी और हम करेंगे। और बाकी रहा अपने काम, जनता आपका बोरिया बिस्तर बांधने को तैयार बैठी है। जनता आपका बोरिया बिस्तर इस बार बांधने को तैयार बैठी है, और आपको बेरोजगारी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पे, पलायन के मुद्दे पे, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपको जवाब देना होगा। ये हवाबाजी और जुमलाबाजी से इस बार बिहार की जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। मैं जवाब दे देता हूं। आपने स्वास्थ्य की बात कही, शिक्षा की बात कही, आप कांग्रेस के नेता है। नीति जहां आप खड़े हैं, यहां से 10 मिनट का रास्ता होगा नीति आयोग का। आप तो दिल्ली में अभी कहीं खड़े हुए हैं, दिल्ली के से नीति आयोग का ऑफिस बहुत नजदीक है, वहां चले जाइए और बिहार का आंकड़ा निकाल लीजिएगा। 96% सुधार हुआ है मिश्रा जी, 96% सुधार। और नीति आयोग का है, सुन लीजिए आप, फिर सुन लीजिए आप, मैं डेटा सही बोल रहा हूँ। अरे सुन लीजिए, फिर आप बोल रहे हैं और महंगाई की बात कर रहे हैं। लंबी चौड़ी बात, अरे सुन लीजिए, लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। लंबी चौड़ी नहीं बता दूं रंजन जी, मैं अपनी बात रखूं। सुनिए रंजन जी, 2014 में कांग्रेस ने एक बार राकेश जी बोले, उसके बाद आप रिप्लाई करिएगा। 2014 में महंगाई दर लगभग कांग्रेस ने 11% छोड़ के गया है। आज महंगाई की दर 5 पर रुक के आके महंगाई दर अटक गई है, जो 2004 का रिपोर्ट था। मैं हमेशा काम किया हूं और मेरा रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट कार्ड के अनुसार बोलता हूं। जो संकल्प लेते हैं, हमने मीडिया के सामने हर साल
रंजन जी 11 साल हमारी सरकार के हुई, क्या 11 साल में मीडिया के सामने हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रंजीत जी आप रिप्लाई कर लीजिए। वो कह रहे साहब 11 साल है, सारे आंकड़े हैं, आप आंकड़ा 65,000 वाला क्यों नहीं दिखा पाए अब तक? रंजन जी, अरे सर वो आंकड़ा तो दिखा दीजिए जो 65,000 वाला आप बता रहे थे। सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मीडिया के सामने बात रखती है। वो कह रहे हैं वो 65,000 की जो आपने फिगर दी है, जो आंकड़ा बताया है, आपके पास है कहीं व्हाट्सएप पे है, कहीं पर है, कोई लिंक है तो दिखा दीजिए। रंजन जी सुनिए, ये अभी कह रहे थे गुमराह करना इनका पैसा रखते हैं। राहुल गांधी जी कोई कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इशू था आज क्या बिहार में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है। कोशिश यही थी कि समझे राजनीतिक दलों से, हमारे साथ पूर्व डीजीपी भी थी, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरना चाहिए और उसके लिए विकास जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज इंडिया। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे माँ करे सुरक्षा, वैसे ही एक्शन टेसा का HTHMR करे फर्नीचर की रक्षा। यानी आपका भरोसेमंद हरा बोर्ड, जिसका बोरर, टर्माइट और मॉइस्चर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक्शन टेसा, कोई नहीं ऐसा। सत्ता के गलियारों में मचेगा बवाल जब पूछेंगे जनता से जुड़ा सवाल। बहस होगी मुद्दों पर धारदार, सवाल पूछेंगे सबसे असरदार। हर मुद्दा होगा आपके सामने बेनकाब, सिस्टम से करेंगे सीधा हिसाब। देखिए खबर हमारी, फैसला आपका, शाम 5 बजे सिर्फ न्यूज इंडिया पर। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉइलो बोर्ड का, उबलते पानी